करें। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप उतार के भी नहीं। नमस्कार, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, देश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महंगाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आज पूरे देश में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है कि कंपनियों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनियों हो, उनकी जेब कैसे भरी जाए और आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न आय के व्यक्ति और महिलाओं को इसका खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में हम देख रहे हैं कीमतों के मामले में बिल्कुल तुलना करेंगे 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भाजपा की सरकार उस समय के दामों को अधिक बताते हुए सड़कों पर उतरती थी। 2014 में आप कहते थे ये कीमतें अधिक हैं, इसे कम कीजिए। कीमत क्या थी उस समय? 2014 में आप पेट्रोल की कीमत अगर आप देखेंगे तो 72 रुपए से अधिक कभी नहीं गई। आज वो कीमतें पेट्रोल की सेंचुरी पार कर चुकी हैं, 9800 तक पहुंची हैं। हमारे समय में अगर डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, महंगा था, पूरा आंदोलन भाजपा सड़कों पर उतर कर करती थी और मौका मांगती थी कि हमें अवसर दो, हम इन दामों को कम करेंगे। और दाम कम हुए नहीं। 55 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल आज 88-89 रुपए बढ़ चुका है। अभी 2 रुपए एक्साइज पर और जो है वो बढ़ाए गए हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, तब इनके लिए वो बहुत ज्यादा थी, कम होनी चाहिए थी ये कहते थे, लेकिन कम की 10 साल में नहीं की। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जो 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी केंद्र सरकार 2014 में हमारे समय पर 3 रुपए 46 पैसे, बहुत ज्यादा थी। भाजपाइयों के लिए सड़कों पर तांडव होता था। आज 2025 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 से बढ़ाकर 15 रुपए 80 पैसा कर दी गई। क्यों बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में? क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए आपने मजबूर होकर ये एक्साइज बढ़ाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 2014 में कांग्रेस की जब से, तब कच्चे तेल की कीमत 108 डॉलर थी, 108 डॉलर प्रति बैरल थी। और आज कितनी है 2025 में? 65 रुपए 31 पैसे, 65.31 पैसा डॉलर प्रति बैरल है। 40% गिरावट आई है कच्चे तेल की कीमतों में, 40%। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, एक्साइज ड्यूटी की लूट कम नहीं हो रही। मुनाफा किसको हो रहा है? साफ हम बताएंगे। मुनाफा सरकारी और निजी तेल कंपनियों को हो रहा है, और वो निजी तेल कंपनियां ज्यादा नहीं, मात्र 3 के जेब में 11 साल में जब से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई है, लगभग 39.54 लाख करोड़, यानी कि 39.54 लाख करोड़, और मैं राउंड फिगर कहूं तो 40 लाख करोड़ रुपए मात्र 11 साल में इन तेल कंपनियों ने कमाए हैं। 40 लाख करोड़
इतनी मुनाफा, इतनी कमाई, कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, तो क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा रहा? क्यों आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है? ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे पूरा एक भ्रष्टाचारी तंत्र है, उसका भी मैं खुलासा यहां पर आपको करूंगी। लेकिन उससे पहले इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस देश की आधी आबादी की जिसकी कमाई ना होने की वजह से कमर टूटी हुई है, सबसे ज्यादा अगर असर किसी भी चीज का इस देश में होता है तो वो महिलाओं पर होता है, आधी आबादी पर होता है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हम इसे हल्के में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नहीं ले रही है। हमारा मैं आऊं उससे पहले हमारे घरेलू सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सिलेंडर 2014 में एलपीजी घरेलू सिलेंडर 14 किलो का मात्र 414 रुपए में था। सब्सिडी भी देते थे और 414 रुपए का गरीब को सिलेंडर मिलता था। आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई सब्सिडी की, लोगों को देश की भावनाओं में ओतप्रोत करते हुए सब्सिडियां छोड़ने की अपील हुई और लोगों ने सब्सिडियां छोड़ दी थी कि गरीब को लाभ मिलेगा। लेकिन जिसने छोड़ी वो तो नुकसान में है, लेकिन गरीब को भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। आज आप यहां पर देखिए 2014 में कांग्रेस की सरकार में 414 का सब्सिडी वाला सिलेंडर था और आज सब्सिडी खत्म है। पूरे देश किसी को भी घरेलू सिलेंडर पे सब्सिडी आज की तारीख पे नहीं मिल रही। सब्सिडी, गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर एक ही कीमत हो गई है, 1100 से पार कर गया है और अभी 50 रुपया अभी हाल ही में बढ़ाया है सिलेंडर के दाम। 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर। हम पूछना चाहते हैं, राजस्थान के चुनावों में मोदी की गारंटी, कांग्रेस का सरकार का राजस्थान में 500 का सिलेंडर महंगा लग रहा था और मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर मिलना था। आज भाजपा और राजस्थान की डबल इंजन की सरकार बताए कि वो मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर कहां है। अमित शाह जी बताइए, हर चुनावी जनसभा में जुमले धोखे देते हैं, वो दिवाली और होली वाला सस्ता फ्री सिलेंडर कहां है? कब तक धोखा देंगे और कब तक महंगाई के नाम पर? तो ये हमारी हालत है घरेलू सिलेंडर की कीमतों को लेकर। अब मैं आपको बताती हूं आंदोलन पे। हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने तय किया इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे, एक एक करके चलाइएगा। सबसे पहला आंदोलन हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में, महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी इस महंगाई के खिलाफ। हम खामोश नहीं हैं, अलग बात है कोई दिखाए या ना दिखाए, सत्ता में बैठे वालों तक हमारी आवाजें पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम इस आवाज को सड़कों पर उतर कर उठा रहे हैं और तब तक उठाएंगी जब तक इस बड़ी कीमतों को वापस नहीं लिया जाता और इस महंगाई से राहत नहीं दी जाती। पहला राज्य दिल्ली है, दूसरा राज्य धीरे धीरे चलाइए, दूसरा राज्य केरला में। आप देखिए केरला के हर जिले में, एक राज्य स्तरीय नहीं, हर जिले में केरला के हमने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए, लोग सड़कों पर उतरी, महिलाएं सिलेंडर लेकर। तीसरा राज्य राजस्थान में आप देखिए, मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर नहीं, 1100 के ऊपर वाला सिलेंडर लेकर महिलाएं राजस्थान के जिलों में तपती गर्मी में गर्म सड़क पर बाहर बैठी हैं। बात आ जाइए अंडमान निकोबार, छोटा सा एक आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां की भी महिलाएं इस महंगाई से त्रस्त है और उन बहनों को लगता है राजधानी दिल्ली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमने विश्वास दिलाया और अंडमान निकोबार में भी हमारी बहनें, छोटे से द्वीपसमूह में भी अगर त्रस्त है महंगाई से, तो हमने जिम्मेदारी ली कि राजधानी दिल्ली तक, इस सोती सरकार तक इस महंगाई के खिलाफ आवाज पहुंचाने का काम हम करेंगे। पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ से लेकर कानपुर से लेकर वाराणसी तक लेकर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। आपको मैं पंजाब लेकर चलती हूं, ये हमारा छठा राज्य है पंजाब, जहां पर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर पंजाब के हर जिले में किया। अब आपको मैं छोटा राज्य भाजपा की डबल इंजन सरकार गोवा में लेकर चलती हूं। गोवा के बाद आइए पोंडुचेरी लेकर चलती हूं आपको मैं। पोंडुचेरी के बाद कर्नाटका। आप देखिए इसमें हमारी मध्य में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या रेड्डी आपको दिखेंगे, हाथ में सिलेंडर है। पूरे कर्नाटक में हमारी सरकार कर्नाटक की राहत लगातार दे रही है, फ्री बस यात्राएं महिलाओं को मिल रही हैं।
हमारी सरकार उन्हें आर्थिक मदद 2-2.5 हजार रुपया हर महीने डालती है कि वो कुछ काम कर पाए, कुछ कमाई कर पाए। पर पता लगता है जैसे ही हम उनके बैंक खातों में, हमारी सरकार तेलंगाना की हो, कर्नाटक की हो, पैसा डालती है, यहां से कीमतें बढ़ जाती हैं और वो सारा पैसा केंद्र सरकार की जेब में चला जाता है। हमारी तेलंगाना की सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है। हम भाजपा को पूछना चाहते हैं, आपकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार किस राज्य में मोदी की गारंटी वाला 500 का सिलेंडर दे रही है? हमारी सरकार तेलंगाना की दे रही है। हल्के में मत लीजिएगा, हम भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं। कर्नाटका के बाद हरियाणा, यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। 12 से 13 राज्य जिन्होंने कल और एक दिन पहले आंदोलन किया, आज और कल भी जो बाकी के राज्य हैं, वहां पर हमारी महिलाएं सड़कों पर इस महंगाई के खिलाफ उतरने वाली हैं। मैं खुद इस आंदोलन का हिस्सा बन बिहार पहुंच रही हूं। 17, 18, 19 और 20 मैं के दौरे पर रहूंगी और हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बिहार की राजधानी पटना पर महंगाई के खिलाफ ललकारने के लिए मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मेरी प्रदेश अध्यक्ष, मेरी जिला अध्यक्ष आदि आबादी को महंगाई के खिलाफ जो राहत देने के लिए लड़ रही हैं, हम सब उस पे सड़क पर उतरें। ये लूट खसोट का मामला है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला है। और क्यों कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? एकमात्र लक्ष्य भाजपा के खजाने में चंदा लाना है। ये लूट है। ये लूट और खसोट एक ही मकसद है कि भाजपा को, कंपनियों को मुनाफा कराइए। 11 लाख करोड़ का फायदा होता है इन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गिरी हुई हैं 11 लाख करोड़ भाजपा को चंदे में गया है। इस 11 लाख करोड़ में ये सवाल हम पूछेंगे और ये जवाब श्वेत पत्र लाकर संसद में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। ये हमारी मांग है, हमारी बिल्कुल मांग है कि सीएजी ऑडिट की मांग पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से हमारे महासचिव कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने की है। हम इस मांग को दोहराते हैं कि सीएजी ऑडिट किया जाए और हमें पूरा विश्वास है सरकार, ये ऑडिट जब किया जाएगा तो पता लगेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो गरीब, मजदूर, आम आदमी को राहत देने के लिए नहीं, मात्र तेल कंपनियों को देने के लिए बन रही है। इसलिए इन नीतियों के ऊपर ऑडिट, सीएजी की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये भाजपा पूरी तरह से इस पूरे खेल में शामिल है। हम मांग कर रहे हैं आधिकारिक रूप से कि सीवीसी और सीबीआई की भी, ये कांग्रेस ने अधिकारी है जिसे मैं दोहरा रही हूं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि या तो ये लापरवाही है कि कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरी हुई है, कंपनी मुनाफा कम, और लेकिन सरकार खामोश है, या तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। और अगर ध्यान है तो आपकी लापरवाही है और या आपकी मिली भगत है, जो मैं दोहरा रही हूं। इस 11 लाख करोड़ के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, कितना भाजपा के फंड में आया है। इसलिए हम सीवीसी, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, हम सीएजी ऑडिट की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपए, 1 लीटर पे 15 रुपए मुनाफा कमा रही हैं ये कंपनियां। फिर भी नहीं घट रहा है दाम। अरे मुनाफा 15 रुपए, 5 रुपया कम कर दो, 7 रुपया कम कर दो, सीधा किसको लाभ होगा? इस देश की गरीब, बेरोजगार, महंगाई की मार झेल रही आधी आबादी को होगा। लेकिन इनको कहा क्यों नहीं जा रहा कि आप 1 लीटर पर 15 रुपए कमा रहे हैं, इसे कम कर दीजिए? क्यों केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी इन तेल कंपनियों को बुलाकर एक अपील कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ये 15 रुपए प्रति लीटर अगर कम किया तो भाजपा के खजाने में जो चंदा है वो भी कम हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियां, मात्र 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। 7 लाख करोड़
मात्र 5 साल में 7 कंपनियों ने जनता को क्या मिला? 7 लाख करोड़ में से पिछले 5 सालों में बड़ी कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता। इन्हीं 5 सालों में पेट्रोल 8 रुपए और दिनों में जो है डीजल 3 रुपए महंगा हुआ है। यहां पर 8 रुपए और 3 रुपए महंगा होता है और वहां पर 15 रुपए प्रति लीटर पाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र पूछना चाहते हैं, क्या यही अच्छे दिन? क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या पूंजीपति मित्रों का, तेल कंपनियों का साथ और उन्हीं का विकास? इन्हीं दो नारों पर आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा आज हम दोहराते हैं। बहुत हुई महंगाई और मोदी की मार, ये अब नारा बन चुका है और अब लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। सो हमारी मांगे सरकार से साफ है, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दामों को तुरंत प्रभाव से कम किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सख्त नीति लाई जाए। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही हैं, नियंत्रण आपके पास नहीं है, कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो हमें विश्वास है मूल्य नियंत्रण, जो कंट्रोल है प्राइस को, वो किया जा सकेगा। महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेट घोषणा की जाए। बिहार चुनाव है, इसलिए हमारा ज्यादा जो है बिहार के दूर दराज के गांव में जाना हो रहा है, और मैं सच मान रही हूं ये महंगाई महामारी बन जाएगी। ये महंगाई महामारी बन सकती है, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। एक वक्त की रोटी उस गांव के गरीब के पास खाने के लिए, उस बच्चों के पास नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, ये महंगाई महामारी मरे और दम तोड़ने शुरू कर दे। एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 10 दिन बिहार के दौरे पर रही और फिर जा रहे हैं, और हम सब बिहार के उस गांव में जा रहे हैं, और जो हालात बद से बदतर हैं उस धरती पर, वो बताते हुए भी, दिखाते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन जाएंगे और देखेंगे और दिखाएंगे भी। इस डबल इंजन की भाजपा सरकार को जगाएंगे कि राहत पैकेज देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो महंगाई इस गरीब के लिए महामारी बन सकती है और भूख से मौतें ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। हंगर इंडेक्स हम लोगों ने देखा है कहां पर खड़ा है कि एक वक्त की रोटी नहीं। महंगाई पर संसद में विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उस विशेष सत्र में हमने मांग की, श्वेत पत्र जारी करिए और उस पर पूरी चर्चा करिए और बताइए संसद के पटल से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या हैं, बताइए हमें श्वेत पत्र लाकर। क्यों कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, बताइए। क्यों तेल कंपनियों को लाभ हो रहा है, क्यों आम गरीब जो है वो त्रस्त है, क्यों आधी आबादी त्राही कर रही है और उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हमने 12-13 राज्यों में पिछले 1-2 दिनों में आंदोलन किया है। हम अगले 1-2 दिन में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में 36 के 36 में, और मैं खुद बिहार पटना में इस आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही हूं। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूं, सिर्फ इसी से संबंधित, इसी मुद्दे से संबंधित, क्योंकि अपने आप में मुद्दा बहुत गंभीर है। मैं इसकी गंभीरता समझ रही हूं, उम्मीद कर रही हूं आप भी इसकी गंभीरता समझेंगे कि महंगाई महामारी बन सकती है। इसलिए सरकार को भी समझना समय रहते जरूरी है। हमने अपनी मांगों को रखा है, हमने तुलना की है अपने समय में और अब के समय की कीमतों में। हम लोगों ने आंदोलन के रूप में इसे लिया है, हम हल्के में नहीं बैठेंगे। इन सब चीजों के बाद आपके इसी से संबंधित कोई भी सवाल हो, मैं आपके सवालों का स्वागत करती हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार साथियों का। जय हिंद। हाँ जी,
देखिए, हमारा नारा होता था रोटी, कपड़ा और मकान। गरीब को ये जो सुविधाएं हैं, जो उसका एक हक है, संवैधानिक कहें, मानवीय कहें, एक हक है, ये हक इस सरकार ने उनसे छीन लिया है। उनकी रोजी रोटी छीन ली है, उनके घर छीन लिए हैं, उनका मुंह का निवाला छीन लिया है। अभी मैं खाद्य पदार्थों की महंगाई पर देखेंगे तो दूध, बच्चे के मुंह से दूध छीन चुका है, गरीब की थाली में से दाल गायब है। तो ये मकान की जो कीमतों पे आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रही हूं, ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार हल्के में ले रही है। लोगों में गुस्सा और रोष लगातार बढ़ रहा है और ये उस गुस्से और रोष को कहीं और ले जाने का जो है वो साधन कर रहे हैं, जो हम पिछले 2-3 दिनों से जो तांडव सड़कों पे हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं की एक फौज खड़ी हो चुकी है, जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, गुस्से में उसका गुस्सा हाथ में हथियार देकर त्योहारों में किस तरीके से निकाल कर एक दूसरे से लड़वाने में जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कह रही हूँ, इस सरकार को चेता रहे हैं, चाहे मकान की बात हो, चाहे रोटी और कपड़े रोजगार की बात हो। बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, घरेलू सिलेंडर, खाने के अलावा मकान की आपने बात की और आपने फीसों की बात की है। ये सच है कि दिल्ली सरकार हो या देश के सरकारी स्कूलों के अंदर, खासतौर से भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसका स्तर बिल्कुल गिर रहा है। लोग मैं कहती हूं एक बंदी बन रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के, यहां पर जाकर मजबूर हैं कि सरकारी नहीं प्राइवेट जाओ, प्राइवेट जाते ही बंदी बन जाते हैं। आर्थिक आतंक है वहां पर, हर चीज पे स्कूल का बस्ता यहां से लीजिए, यूनिफॉर्म यहां से लीजिए, किताबें यहां से लीजिए, इस नाम पर उस नाम पर और फीसों के नाम पर एक खुला निजी स्कूलों का खेल चल रहा है, जिसपे इन सरकारों ने आंखें मूंद ली हैं। और मुझे ये लगता है कि उसमें अधिकतर, मैं कौन सी पार्टी है नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी निजी स्कूलों को चलाने में भी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की एक भागीदारी है। मात्र मुझे लगता है उसके दबाव में भी चलते हुए इन प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। और यहां तक मैंने देखा है, जिस तरीके के स्कूल में प्रवेश से, पढ़ाई पे सिर्फ फीस न भरने की वजह से जो है उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी जब राइट टू फूड लेकर आई, तब शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार भी लेकर आई, हर गरीब के लिए लेकर आई, और उस अधिकार से, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे हम इन्हें वंचित, देश की आधी आबादी को, लोगों को नहीं रहने देंगे। हम लड़ेंगे। अलका मैम, एक देखिए, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बड़ी कीमतों पर महंगाई बिल्कुल इस पे हो तो ओवरऑल मकान की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने की चीजें, पेट्रोल डीजल, स्वाभाविक है। महंगाई के ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर लेकर हम पूरे देशव्यापी आंदोलन जो है करने की ठानी है, जो शुरुआत हो चुकी है। मैम, आप व्हाइट पेपर की डिमांड कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर रही हैं, प्राइस राइज का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। अभी कल ही हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, मुस्लिम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाती है, 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को क्यों नहीं देती है। इन सब मुद्दों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री उठाते हुए नजर आ रहे कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हुए, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत चिंता और दुर्भाग्य की बात है, कहना पड़ रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, उस पर चर्चा करने की बजाय इन मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई और नहीं, इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठा एक खुद व्यक्ति कर रहा है। और नाम कहने से मैं डरूंगी नहीं, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये आदमी ही है ना? दुर्भाग्य है, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश का प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो हिंदू और मुस्लिम पर बात करते हैं। और इसी का खामियाजा उन्हें 2024 में उठाना पड़ा है। मैं सीधा आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रही हूं, सुधर जाइए। 2024 में आपने महिलाओं को डराया था, उस आधी आबादी को जो आपसे महंगाई से राहत मांगने आती थी, आपने उल्टा उन्हें डराना शुरू कर दिया। आपका मंगलसूत्र खतरे में है, आपका मंगलसूत्र खतरे में है, वो महिलाओं को डरा दिया आपने, ये कहते हुए अपने वोटों की
राजनीति के लिए, और वो भूल गई कि मैं महंगाई से परेशान हूं, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही, वो भूख से तड़प के जान दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको डराकर वापस भेज दिया कि मंगलसूत्र खतरे में। और आपको मुंह तोड़ जवाब मिला 24 के चुनाव में। अब की बार 400 पार का नारा था, प्रधानमंत्री मोदी जी डराने का काम कर रहे थे आप महिलाओं को, आधी आबादी को। मुंह तोड़ जवाब मिला और बहुमत के लाले पड़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों के दम पर आपकी सरकार चल रही है। आपके बिहार में सहयोगी ने अभी आपसे पल्ला झाड़ दिया है, और मैं विश्वास कह रही हूं, अगर आपने अभी भी महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पर समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किया, बिहार से तो आपका पलायन, आपका जाना तय हो चुका है। और बिहार के बाद वो जो एक बैसाखी बिहार की है, दूसरी आंध्र प्रदेश की है, ये बिहार बैसाखी गिरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी केंद्र लड़खड़ाने वाली है और आप गिरने वाले हैं, आपकी सरकार गिरने वाली है। इसलिए मैं कहूंगी हाथ जोड़कर, ये धर्म के नाम पर उकसाना, लड़वाना, देश को जलाना, मुद्दों से भटकाने का काम बंद कर दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आपको ये भाषा शोभा नहीं देती है। मैं आपसे अंतिम बार हाथ जोड़कर अपील कर रही हूं, और उसके बाद भी अगर आपने इन महिलाओं को डराने का, भड़काने का, हिंसा के लिए और इनके मुद्दों को नजरअंदाज करने का काम किया, तो ये जुड़े हुए हाथ एक बुलंद बंद मुट्ठी बनकर आपको चुनौती देते हुए दिखेंगे, मैं ये कह रही हूं। धन्यवाद। अलका मैम, मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है, महंगाई महामारी का रूप ले रही हूं, मैं कह रही हूं अभी उस तक रही है। मैं बिल्कुल 23 तारीख को, 22 और 23 को बंगाल के दौरे पर हूं, कलकत्ता में मिलूंगी। इन सब चीजों के जो जवाब है, मैं एक प्रेस वार्ता वहां कर रही हूं, बिल्कुल देने जा रही हूं। हम किसी भी चीज से जो है वो मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, पीठ नहीं दिखा रहे, हम डट कर मुकाबला, पूरे देश में कहीं पे भी हिंसा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अन्याय हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके पांव में कील खोलवे जा रहे हो, हम इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अलका जी, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का सम्मन हुआ मैं है, माफी चाहूंगी, मेरा मुद्दा, मैं कह रही हूं देश की 140 करोड़ की आबादी का ये मुद्दा है। मैं देश के मुद्दों को लेकर, 140 करोड़ की आबादी के मुद्दों को लेकर आई हूं, इसे छोटा मत करिए। धन्यवाद। मैम दिस इज रिलेटेड टू व्हाट यू हैव टेकन अप, इन्फ्लेशन आपने मुद्दा उठाया है, लेकिन कल आपने देखा होगा एज कांग्रेस चीफ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देयर आर ग्रुप ऑफ who can be said a group of vandals, जो देखेंगे कि एक लड़की का हिजाब निकाल रहे थे, apparently in UP or somewhere in the country. I hope you have taken note of it as Congress महिला हेड। देखिए, आज की प्रेस वार्ता सिर्फ महंगाई तक सीमित थी, महिला सुरक्षा, महिलाओं का मान और सम्मान, मैं बिल्कुल कह रही हूं, मेरी बिल्कुल जानकारी में है। कल 14 अप्रैल था, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हमने जन्म दिवस मनाया। देश भर से 500 महिलाएं आई थी, देश भर के कोने कोने से इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में बहनें पहुंची। हम लोगों ने संविधान में महिलाओं के हक, अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी, न्याय और सुरक्षा पे बात की। हमारी वो चर्चा कम से कम 4-5 घंटे कल इंदिरा भवन में चली है, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे, मान और सम्मान, और जिस तरह का व्यवहार आप बता रहे हैं कि एक बहन का इस तरीके से कपड़ों को खींचा गया है, मैं अब इस पे क्या कहूं। मैं जब ये वाक्य आप कह रहे थे तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का बयान भी हमने दोहराया। आप कह रहे हैं एक बहन बेटी का हिजाब छीना गया, जज का कहना था एक बलात्कार के आरोपी को बेल देते वक्त कपड़े ही तो खींचे हैं, हाथ ही तो मारा है, कपड़े ही तो फाड़ने की कोशिश की, बलात्कार की कोशिश की, बलात्कार थोड़ी कर दिया है। अब जजों की सोच पे भी लड़ना पड़ रहा है, और एक दोबारा फिर सी अदालत में फिर मामला आया और ये कहते हुए बेल दी के आरोपी को कि इस पूरी समस्या को, प्रॉब्लम को निमंत्रण देने वाली महिला भी है, जो पीड़ित है, जो बलात्कार की शिकार है, तो उसको भी बराबर का दोषी बताते हुए दूसरे मामले में बेल दे दी गई।
कील हमने देखे हैं अपनी बहनों को। मध्य प्रदेश रीवा में बहनों को जिंदा गाड़ा गया है, जिंदा गाड़ा गया है। अब लड़ाई में सुनते थे कि लड़ाई होती थी, गुस्से में कहता था मुझसे मत उलझ, जिंदा गाड़ दूंगा। मध्य प्रदेश रीवा में गाड़ दिया हमारी बहनों को जिंदा, पांव में कील देके हैं। छत्तीसगढ़ में मात्र 6 साल की बच्ची कन्या पूजन में निकलती है, पता लगता है भाजपा के नेता की गाड़ी थी, वो बलात्कार हुआ, उससे साबित हुआ है, मार दिया गया उसको। आप एक घटना की बात कर रहे हैं, हमारे यहां एक नहीं हजारों सैकड़ों घटनाएं हैं, और बेटी बचाओ का नारा देने वाला कहीं बिल में छुपकर बैठा हुआ है, उसे बिल से निकालेंगे। धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगी, मेरा एक